चलिए भाई, आज का जो सवाल है वो अब पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना ये सवाल का जवाब देने के लिए सब माइंड को फ्रेश करके बैठे होंगे। और चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब आज का भी जवाब देंगे। चलिए, सभी तैयार हैं? बताना है कि आज, अभी तो हम ऐसा ही क्वेश्चन तत्काल बता रहे हैं, एक क्वेश्चन उसके बाद फिर चैप्टर से रिलेटेड बताते हैं। कल जैसे बताए थे 11 मई को भारतीय जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कल के बारे में बोल रहे हैं, बताए थे, याद होगा। और क्योंकि परमाणु का जो परीक्षण है पहले की सरकार नहीं कर पाई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, और 5 परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान में किया गया था, पोखरण में। और इसीलिए हम लोग 11 मई बताए थे कि पोखरण में जो परमाणु का विस्फोट किया गया था, परीक्षण किया गया था, तो इंडिया जो है पूरे विश्व में छठा परमाणु संपन्न देश बन गया था। अब आज बताना है कि 12 मई जो है वो किस लिए जाना जाता है, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। लगता है कुछ का। चलिए, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तैयारी लगता है पूरा है। हम्म तैयारी बहुत पूरा है इसमें। ऋतिक सिंह, हिमांशु कुमार, रंजीत, शिल्पा सुमन, निशा यदुवंशी, संभवी स्वरूप, सबका सही जवाब है। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि नर्स का जो योगदान है हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा है। डॉक्टर तो आते हैं, स्लिप लिख देते हैं, लेकिन बाकी पेशेंट जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उस पेशेंट को समय पर दवाई देना, समय पर इंजेक्शन देना, समय पर देखभाल करना, वहाँ पे हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं वही करती हैं। तो हम लोगों के देश में जो है नर्स डे, यानी कि नर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। और ये पूरी दुनिया में भी इसके लिए जाना जाता है। और ये नर्स का समाज के प्रति जो एक सेवा का भावना है, उसके लिए हम लोग 12 मई को नर्स डे मनाते हैं। चलिए, अब आगे ये जवाब देना है हमको कि ये बताना है आप लोग को। देखिए, तो ये बताना है कि ऑप्टिक्स जो है वो कितने प्रकार का है। ऑप्टिक्स कितने प्रकार का है? ऑप्टिक्स कितने प्रकार का है, ये बताना है। ऑप्टिक्स कितने प्रकार का है? पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उस नर्स का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और उनका जो जन्म दिवस है 12 मई ही है, और इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। अब बताइए कि जो है ऑप्टिक्स कितने प्रकार का है। ऑप्टिक्स आप कितने प्रकार का पढ़े हैं? चलिए, बहुतों का जवाब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, किसी का 8 भी है। देखिए, ऑप्टिक्स को अगर हम लोग देखें, जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं वो 4 है। अब आगे क्लास में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, तो और भी टाइप का होता है, क्लिनिकल ऑप्टिक्स भी होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल ऑप्टिक्स भी होता है, आगे के क्लास में, हायर क्लास में आता है। तो क्लिनिकल ऑप्टिक्स, इंस्ट्रूमेंटल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, बहुत तरह का ऑप्टिक्स होता है। लेकिन जो क्लास 12 में अभी आपको पढ़ना है वो 4 टाइप का है। तो यहाँ पर आपको अब हम उस 4 टाइप का एक बार बता दें, वो कौन कौन सा है। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के बारे में यहाँ पर एक बार हम लोग चलें। ये ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पीछे बताए हैं। पहला नंबर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स,
इसको लिखना नहीं है, केवल बस जस्ट रिवाइज। रे ऑप्टिक्स नंबर 2 में है, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नंबर 3 में है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स नंबर 4 में है, जिसको कहते हैं नंबर 4 में है, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। तो यही 4 प्रकार का ऑप्टिक्स जो क्लास 12 में है, और बाकी तो फिर हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं। अगर इसका हिंदी एक बार देखें, हिंदी क्या है, तो इसका हिंदी है किरण प्रकाशिकी, इसका हिंदी है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, और इसका हिंदी है क्वांटम प्रकाशिकी, इसका हिंदी है क्वांटम प्रकाशिकी। और इसको हम लोग एक तरह से मन के आधार पर है, मतलब ये शारीरिक प्रकाशिकी, शारीरिक। तो जहाँ पर फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स लिखे थे, आप वहाँ पर शारीरिक प्रकाशिकी लिख लीजिए एक बार। ये भी इसका हिंदी है शारीरिक प्रकाशिकी। क्यों? क्योंकि शरीर के बॉडी से संबंधित है, आँख से, और आँख के द्वारा जो हम लोग देखते हैं, जो प्रकाश हमारे आँख में इमेज बनाता है रेटिना पर, उससे संबंधित ये है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, शारीरिक प्रकाशिकी। इसको हम लोग मन के आधार पर इसलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ये शारीरिक प्रकाश की, क्योंकि आँख क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। आँख, नाक, मुंह, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। तो उस आधार पर इसको हम लोग शारीरिक प्रकाश की भी कहते हैं। तो ये था ऑप्टिक्स कितने तरह का होता है, एक बार आपने रिवाइज कर लिया है। अब आगे हम लोगों को चलना है, और आगे है यहाँ पर आज का क्लास, ये है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए भाई, तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आज का ये क्लास है, और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये आज का पहला क्लास है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो गया प्रकाशिकी, सॉरी, परावर्तन का प्रकार, परावर्तन का प्रकार, परावर्तन का प्रकार, परावर्तन का प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए यहाँ पर है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन याद रखना है 2 प्रकार का होता है। कल का क्लास जो किए होंगे तो पता होगा, बताए थे प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है ना, ये सब बात कल हुआ था। तो अब आज गौर करना है प्रकाश का परावर्तन जो है, परावर्तन वो कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला पहला है तो पहला है यहाँ पर, जिसको हम लोग स्पेकुलर, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिखना शुरू करना है यहाँ से, परावर्तन का प्रकार से लिखना शुरू करना है। परावर्तन का प्रकार स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है डिफ्यूज, दूसरा नंबर जो है ये है डिफ्यूज, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन जो है 2 प्रकार का होता है। तो याद रखना है रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का होता है। तो देखिए भाई, तो रिफ्लेक्शन जो है 2 प्रकार का होता है, एक है स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो 2 प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। अब दोनों को हम लोग अगर देखें तो पहले का हिंदी क्या है, पहले का हिंदी है नियमित, नियमित परावर्तन। पहले का हिंदी है नियमित परावर्तन, और दूसरे का अनियमित, अनियमित परावर्तन। तो पहले का हिंदी है
नियमित परावर्तन और दूसरे का हिंदी है अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हुआ। तो पहला हो गया स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन याद रहेगा कितने प्रकार का है? तो पहला हो गया स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबको याद रह जाएगा। अब चलते हैं पहला नंबर अब यहाँ पर है नंबर 1 पर अब गौर करना है इस जगह। देखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर अब यहाँ पर है और ये है हम लोगों का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहला नंबर है स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है। देखिए स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, गौर करना है। इसका हिंदी है, सॉरी इंग्लिश में है व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ एंड फ्लैट the reflected rays form parallel incident rays are also parallel. This type of reflection is called specular reflection. इसका हिंदी होगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जब सतह समतल और चिकना हो तो प्रकाश की इंसिडेंट पैरेलल रेज आर ऑल्सो पैरेलल। प्रकाश की आपतित समांतर किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर होती है, तब इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। Attention please to the concept. When the ray of light incident parallel on the surface, then after reflection the rays of light becomes also parallel, and such type of reflection is the regular reflection और specular reflection। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण सतह पे पड़ती है तो सतह पे पड़ते समय वो क्या है, समांतर है। परावर्तन के बाद भी क्या है, समांतर है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ये तभी होता है जब सतह एकदम चिकना सतह हो, जैसे ये बोर्ड है या टाइल्स का है या मिरर है, आपका दर्पण है, सतह एकदम चिकना होगा तो इसमें नियमित परावर्तन होता है और इसमें आने वाली प्रकाश की किरण जो सोर्स से होती है वो पैरेलल होती है और फिर जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है वो भी पैरेलल होता है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका फिगर इस तरह से बना लेना है नीचे। जितने भी लाइट यहाँ पर आया इस तरह से, ये सभी आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो अभी ये सभी लाइट अभी भी क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को ही हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें जितनी लाइट आई, जितना रिफ्लेक्ट हुआ वो सब पैरेलल हो गया। इसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे ही हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन पर किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन सबको समझ में आ गया है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है अब दूसरा नंबर पे चलेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद अगला जो नंबर है हम लोगों का, तो याद रखना है सबसे पहले कि प्रकाश का जो परावर्तन है ये दो प्रकार का है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को लेते हैं। यह है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, अब इसके बारे में समझना है। देखिए भाई, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? इट इज द रिफ्लेक्शन सरफेस द इज रफ इफ द, यहाँ पे क्या है, इफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ द, ये जो है आपका एफ है। इफ द रिफ्लेक्शन सरफेस इज रफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड इज रफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, अब ये समझना है। अनियमित परावर्तन क्या है? जब जब देखिए, इफ द या यदि भी लगा सकते हैं, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जब परावर्तक सतह जब परावर्तक सतह रुखरा हो, परावर्तक सतह रुखरा, रुखरा क्या हुआ, उबर खाबर। जब परावर्तक सतह रुखरा हो तब 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 आगे लिखता है रफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रफ। रिफ्लेक्टेड सरफेस भी क्या है, रफ है। तब तब प्रकाश की किरणें तब प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें समांतर समांतर रूप से परावर्तित नहीं होती है, परावर्तित नहीं होती है। तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब परावर्तक सतह रुखरा हो तब प्रकाश की किरणें समांतर रूप से परावर्तित नहीं होती हैं, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए भाई, तो जब सतह चिकना हो तो नियमित परावर्तन होता है, जब सतह रुखरा हो तो अनियमित परावर्तन होता है ना। जब सतह चिकना हो, अगर हम आपको बोलना शुरू करें, देखो भाई ध्यान दो सतह के बारे में, तो सबसे पहले कांच का सतह देखिए, टाइल्स का सतह देखना है, मार्बल का सतह देखना है, लकड़ी का सतह, मिट्टी का सतह, बालू का सतह, ईटा का सतह, है ना, ढेर सारा सतह है। इस सतह में सभी एक जैसा नहीं है, सभी सतह अलग अलग तरह का है। किसी का मोलिकुल छोटा छोटा है, किसी का मोलिकुल बड़ा बड़ा है। तो जितना मोलिकुल छोटा छोटा होगा वो सतह उतना ही चिकना होगा। हो सकता है कि जैसे कि ये दीवार है, इस दीवार को पहले हम लोग क्या करते हैं, ईटा जोड़वाते हैं मकान बनाने में, वो एकदम रुखड़ा सतह है। उसके बाद प्लास्टर करवाते हैं, वो भी अभी रुखड़ा ही है कुछ कुछ, लेकिन उसके तुलना में चिकना है। उसके बाद उसमें पुट्टी लगवाते हैं तो अब थोड़ा थोड़ा और चिकना हो गया। उसके बाद उसमें रंग का पॉलिश कराते हैं और चिकना हो गया। तो जितना
किसी रूखड़ी सतह को भी चिकना हम लोग बना सकते हैं, और जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब पैरेलल रूप में परावर्तित होती है उसे तब हम लोग नियमित परावर्तन, और जब पैरेलल परावर्तित नहीं हो पाती है तब उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए अब इसका फिगर बताते हैं। यहाँ पर ये डिजिटल फिगर में दिखाया गया है कि इस तरह से जो लाइट आ रहा है ये इंसिडेंट लाइट सब पैरेलल है, और यहाँ से जैसे ही निकला ये सब क्या है, कोई इधर मुड़ गया कोई उधर मुड़ गया, पैरेलल नहीं रहा, इसे क्या कहेंगे, और नियमित परावर्तन। अब आपको इस फिगर में दिखाते हैं। इस तरह से इस तरह का सरफेस है, ये कहीं भी एक जैसा नहीं है, कहीं पर धबा धसा हुआ है, कहीं पर उखड़ा उभड़ा हुआ है, एक जैसा नहीं है, इरेगुलर सरफेस है। तो यहाँ पे गौर कर सकते हैं। अब जो लाइट इसमें आएगा, जितने भी लाइट इस पर आएगा, तो ये लाइट आया, ये भी लाइट आया, ये भी लाइट आया, ये सब लाइट इस पर आ गया, ये सभी आने वाला लाइट पैरेलल है जो आ रहा है सोर्स से। और यहाँ से जो अब ये निकला, ये इधर निकल गया तो कोई इधर चला गया तो कोई इधर चला गया, तो अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ ये सब आपस में पैरेलल नहीं है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज़ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यही जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट regular reflection and second irregular reflection. The regular reflection is only take place when the surface is smooth, but irregular reflection is take place when the surface is rough. It means rough surface produce the irregular surface, but plane surface, smooth surface produce the regular reflection. Okay, अब गौर करना है हम लोगों को, यहाँ दो प्रकार का रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये समझना है, इसका प्रैक्टिकल व्यू समझना है, इसको प्रैक्टिकली इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका प्रैक्टिकली हम लोगों पर क्या असर पड़ता है, वस्तु को हम लोग किस रिफ्लेक्शन से देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, हम लोग बॉडी को किस प्रकार के रिफ्लेक्शन से देख पाते हैं। तो देखिए अब यहाँ जो लाइट आ रहा है ये सब जैसे तैसे रिफ्लेक्ट हो गया। क्वेश्चन ये भी मन में उठता है कि क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बताना है कि क्या रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पालन करेगा, यस और नो में जवाब देना है। क्या होगा, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? क्या होगा, दोनों करेगा, रेगुलर करेगा इरेगुलर नहीं करेगा। चलिए देखते हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट क्या जवाब दे रहे हैं। रीसु टेक का जवाब यस है, रोहित का जवाब यस है, कोमल कुमारी का जवाब नो है, मानस सिंह यस, रविराज यस, सिद्धांशु यस, उत्सव कुमार का भी जवाब यस है, और इसमें से बहुत से स्टूडेंट का जवाब यस में है, कुछ का नो में भी जवाब आ रहा है। शिल्पा सुमन का, रमेश कुमार यस है, ऋषभ गुप्ता का नो है। चलिए सबका अपना अपना जवाब आ रहा है, लेकिन अब सही वही होगा जो कंसेप्ट होगा। तो देखिए इसका क्या सही जवाब होगा, तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो हो रहा है, इसको हम लोग अब रिमेंबर पॉइंट के रूप में नोट करेंगे। देखिए आगे चलते हैं रिमेंबर पॉइंट पर। तो रिमेंबर पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके लिए आते हैं इधर से। बट इसी पे तब लिखना पड़ेगा। चलिए कलर चेंज करने सोच रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, इसी पे लिखते हैं। रिमेंबर पॉइंट्स, रिमेंबर पॉइंट्स। नंबर 1, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज applicable
इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रेगुलर एंड irregular रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए भाई, इसका हिंदी है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम नियमित और अनियमित परावर्तन दोनों के लिए लागू है। परावर्तन का नियम नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन के लिए लागू है। परावर्तन का नियम नियमित और अनियमित दोनों के लिए लागू है। क्लियर है? अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, कैसे का जवाब भी है। साइंस तो उसी को हम लोग कहते हैं। ये रहा एक प्लेन सरफेस और ये रहा एक इरेगुलर सरफेस। तो यहाँ पर जो लाइट आया, ये जो लाइट आया, अब दो ठो को लेके समझा रहे। ये लाइट ये रिफ्लेक्ट किया और ये लाइट रिफ्लेक्ट किया। ओके, ध्यान देना है। यहाँ से जो लाइट आया इसका ये रहा नॉर्मल और इसका ये रहा नॉर्मल। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आई और आर, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा आई और आर। ये दोनों में जो है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पालन इसमें हो रहा है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें जो लाइट आया इस जगह, ये लाइट आया इस जगह, ये गया इधर और ये गया इधर। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए पैरेलल नहीं है। इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में ठीक रहे। देखिए, तो यहाँ पर ये गया इस तरफ, मान लीजिए दोनों साफ है, इरेगुलर हो गया ये। अब गौर करना है, यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मल देंगे, ये नॉर्मल और इसका भी ये नॉर्मल, तो इस जगह जो एंगल बनेगा यहाँ पर आई, इसका आर, इसका आई, इसका आर, ये बिल्कुल इक्वल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी पालन हो रहा है और उसमें भी पालन हो रहा है। ये आई, ये आर, इसी तरह ये आई, ये आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में पालन होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन केवल इसमें होगा इसमें नहीं होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में होता है, नो डाउट। आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में है, नंबर 2, ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, due to regular reflection of light, the dazzling of light shows, the dazzling of light shows, due to regular reflection of light, the dazzling of light shows। इसका हिंदी हुआ नियमित प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण, प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण प्रकाश का चकाचौंध दिखाई पड़ता है। प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण प्रकाश का चकाचौंध, जैसे अचानक गाड़ी सबका लाइट आंख पे पड़ गया, लगता है तो कुछ दिखबे नहीं करेगा, उसको क्या कहते हैं? चकाचौंध हो जाना। तो प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण प्रकाश का चकाचौंध दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के नियमित परावर्तन के कारण प्रकाश का चकाचौंध दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही लाइट पूरा गया और पूरा आया तो हम लोगों को लगता है कि अब हम देख नहीं पाएंगे आगे क्या है। खास करके गाड़ी चलाते समय ऐसा हो जाता है। तो और अगर मान लीजिए आप किसी कभी सूर्य को देख लेते हैं, आपका लाइट आंख पर एकदम डैजलिंग कर जाता है, फिर इधर देखते हैं तो नहीं देख पाते। अगर बल्ब जो बहुत हाई वोल्टेज है देख लेते हैं तो फिर इधर देखेंगे तो नहीं देख पाते हैं। तो लाइट क्या हो गया? डैजलिंग हो गया आंख पर, वो पूरा चकाचौंध किसके कारण हो रहा है? क्योंकि लाइट वहाँ डायरेक्ट आ रहा रेटिना पर पड़ा,
और वो पैरेलल रिफ्लेक्ट कर गया, और इसीलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण चकाचौंध होता है, याद रखना है। आगे है नंबर नंबर 3, द द एक्सीडेंट एक्सीडेंट इज डेवलप डेवलप ड्यू टू द द रेगुलर reflection of light in the rainy night on the road। देखिए भाई, पहले इसका हिंदी लिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे। द एक्सीडेंट इज डेवलप ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द रेनी होगा, एल नहीं है यहाँ, ड्यू टू रेनी नाइट ऑन द रोड। इसका हिंदी हुआ कि वर्षा वाले रात में सड़क पर नियमित परावर्तन के कारण दुर्घटना होता है। अब समझना है, रात में रोड पर जब गाड़ी चलती है तो रोड क्या रहता है, सूखा। उस समय रोड का सतह क्या है, रुखड़ा। लाइट गाड़ी का जो है चारों ओर फैल जाता है, ड्राइवर एकदम आराम से दूर दूर तक देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आराम से जा रही है। अब वर्षा हो गया रात में और रोड पर क्या आ गया, पानी, सतह क्या हो गया, चिकना। जब सतह चिकना हो गया, अब जो लाइट ये देगा, वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा एकदम पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, जब रुखड़ा सड़क था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा था। जब रुखड़ा सड़क था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा था, चारों तरफ लाइट फैल रहा था। लेकिन जैसे ही वर्षा हो गया, सड़क जो है एकदम भीग गया, सड़क पर पानी आ गया, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगा और लाइट ड्राइवर के आंख पर एकदम सीधा पैरेलल आने लगा। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट कर जाता है, दूसरी गाड़ी में टकरा जाता है, कभी पैर में टकरा जाता है। इसलिए रात में जब वर्षा होती है उस समय गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर रोड सूख जाने से लाइट जब कार का जलता है या बस का जलता है या किसी गाड़ी का जलता है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और वैसी स्थिति में एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ता है। इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो गौर करना है यहाँ पर, क्या लाइट तो आँख के पास से रिफ्लेक्ट होकर के आता है ना। दूसरी भी गाड़ी आती है ना, हमारी जो गाड़ी जा रही है ना, उसका भी लाइट वहाँ पे बनते जाता है उस जगह और उसका इमेज फॉर्म करने लगता है। अगला नंबर है नंबर 4। some part of light is absorbed by the surface and some part of light is reflect। देखिए भाई, सतह के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। नंबर 4, सतह के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग
परावर्तित हो जाता है। अब गौर करना है, जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है तो वो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अब गौर कीजिएगा, अलग अलग प्रकार का सतह है, जैसे कि मान लेते हैं कांच के सतह पे प्रकाश पड़ा तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाएगा, लेकिन लकड़ी के सतह पे पड़ा, मिट्टी के सतह पे पड़ा तो परावर्तित नहीं हो रहा है, उतना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। तो मिट्टी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर कांच है तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा। तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है कि कौन कितने लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन कितना लाइट को एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करना और एब्जॉर्ब करना उस बॉडी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग देखते हैं कि इस जगह मान लेते हैं कि ये जो है एक सरफेस है, और इस सरफेस पर जैसे ही लाइट पड़ा तो इसका जो कुछ भाग है, पहले भी बताए थे, कुछ भाग इसका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लाइट जो यहाँ से आया, ये लाइट जो आया ये आया, अब इतना भाग लाइट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कुछ भाग इसका क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो जितना आया उतना हो सकता है ये जो बॉडी है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जितना भी लाइट आया ये 100% है, ये रिफ्लेक्ट कितना हुआ, तो हो सकता है कि 90% रिफ्लेक्ट हुआ, हो सकता है कि 95% रिफ्लेक्ट हुआ, हो सकता है कि 99% रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा भी हो सकता है। वो बॉडी के प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे सम पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो गया, सम पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए, तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कुछ भाग उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ भाग एब्जॉर्ब होता है। वो बॉडी पर निर्भर करेगा कि कौन कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया और कौन कितने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। अब आपके मन में हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि क्या कोई ऐसा बॉडी है जो कि 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए, 100% लाइट को क्या कोई रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उसका जवाब यस है। क्यों? क्योंकि 100% लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है वो ऑप्टिकल पाइप होता है, ऑप्टिकल पाइप जिससे हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है और वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि उसमें डबल कोटिंग होता है, एक बार कोटिंग करने के बाद फिर कोटिंग कर दिया जाता है, इसलिए वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन अधिकांश चीज़ें ऐसी है जो कि कभी भी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर ही लेती है। तो ये था आज का हम लोगों का यहाँ तक का पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपको, देखिए। मैक्सिमम तो अगर ब्लैक बॉडी है तो वहाँ पे लाइट दिखता भी नहीं है। अगर हम लोग ब्लैक बॉडी पे जाते हैं, आप पता होगा कि ब्लैक ब्लैक बॉडी पे लाइट दिखता नहीं है, लाइट कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, हो सकता है। चलिए, अब बताना है, क्वेश्चन है, देखिए भाई, गौर कीजिए यहाँ पर इस जगह अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक अब लाइन आ रहा है, लेकिन लाइन आ गया है, चलिए क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार का होता है, और इस स्थिति में अभी आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा कि हर बॉडी पे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की होने की संभावना होती है, और वो निर्भर करता है बॉडी कितना स्मूथ है और बॉडी कितना रुका है। और आगे हम लोग लेते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का हुआ, एक हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोगों का रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, इसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया।
अब यहाँ पर जो है इस तरह के चीज़ों पर ध्यान देना है, इस चीज़ों पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट सामने है, इट इज़ द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, यहाँ पर गौर करना है इस कंसेप्ट को। देखिए भाई, पहला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट यहाँ पर है, हाउ कैन वी डिसाइड वेदर द सरफेस इज स्मूथ एंड रफ। अभी हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस स्मूथ होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस रफ होता है। तो प्रश्न है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा सरफेस स्मूथ है और कौन सा सरफेस रफ है। देखिए यहाँ जो लाइट आ रहा है ये रिफ्लेक्ट हो गया, अभी पीछे पढ़ाए, यहाँ जो राइट आया ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये क्या हुआ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह जो हो रहा है ये जो है ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो रहा है क्योंकि लाइट आया पैरेलल निकल, और ये जो है ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसको थोड़ा सा तिरछा में लिख दे रहे हैं, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। देखिए ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है कि कैसे समझेंगे कि कौन सा सरफेस रफ है और कौन सा सरफेस स्मूथ है, इट इज द क्वेश्चन, ये इसको समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि शॉर्टर वेवलेंथ रफ सरफेस, शॉर्टर वेवलेंथ रफ सरफेस, लॉन्गर वेवलेंथ स्मूथ सरफेस। अब ध्यान देना है, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ अगर उसके पार्टिकल का छोटा छोटा है तो वो हो गया रफ सरफेस, और अगर लॉन्गर वेवलेंथ हो रहा है उस पर तो वो हो गया स्मूथ सरफेस। इसका मतलब है हिंदी इसको कह सकते हैं नंबर 1, पहला नंबर कम तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य, रुखरा सतह, रुखरा सतह। अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो वहां पे सतह क्या होगा रुखरा। नंबर 2 लॉन्गर वेवलेंथ स्मूथ सरफेस, अधिक तरंग दैर्घ्य, अधिक तरंग दैर्घ्य अगर हुआ, अधिक तरंग दैर्घ्य अगर हुआ तो ये कौन सा सतह होगा स्मूथ सरफेस, चिकना सतह, तो ये हो जाएगा चिकना सतह, ये हो गया चिकना सतह। तो कम तरंग दैर्घ्य होगा तो क्या होगा रुखड़ा सतह, और अधिक तरंग दैर्घ्य होगा तो क्या होगा चिकना सतह। तो हम लोग इसे पकड़ लेंगे कि कौन सतह चिकना है और कौन सतह रुखड़ा है। आगे आगे देखिए, आगे है 3 नंबर में साइज ऑफ वेवलेंथ 167 मीटर। देखिए भाई ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ का साइज 16 मीटर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम यहाँ से जो है ओमिट कर रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस कंडीशन, ये लिखना नहीं है। इसमें तब क्या लिखना है भाई, इसमें लिखना क्या है वो भी बता देते हैं। इसमें आपको लिखना है इसका जो वेवलेंथ होना चाहिए ये लगभग होना चाहिए 10⁻⁻7 मीटर। तो साइज ऑफ वेवलेंथ कितना होना चाहिए 10⁻⁻7 मीटर। किसका होना चाहिए उस सरफेस के पार्टिकल का, सरफेस के पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻⁻7 मीटर के बराबर अगर हो तो वैसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर वो सतह जो है क्या है चिकना है। और उसी तरह से अगर ये मान बढ़ता जाता है तो सतह क्या होगा रुखड़ा होगा, उसी सतह को क्या कहेंगे रुखड़ा कहेंगे। तो तीसरे नंबर में है यहाँ पर नंबर 3 तरंग दैर्घ्य का आकार, तरंग दैर्घ्य का आकार, तरंग दैर्घ्य का आकार बराबर, ये लगभग बराबर में है 10⁻⁻7 मीटर। चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन है किसी का तो कोई क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अस्मिता कुमारी लाइट में मास
और मास नहीं होता है, लेंथ भी नहीं होता है, इसमें वेवलेंथ पाया जाता है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस, सुमन कुमार ऑप्टिकल पाइप के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, और वो लेंस वाला चैप्टर में आएगा ऑप्टिकल पाइप, उसके बारे में बताएंगे ऑप्टिकल पाइप क्या है। और उसमें 100% रिफ्लेक्शन संभव है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना भी हो जाती है। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए अभी हम उस बारे में ज़्यादा बात नहीं बोल रहे हैं, इसको याद रखना है। आगे है, इरेगुलर के कारण हम देख सकते हैं। यस, इरेगुलर सरफेस के कारण हम लोग देख सकते हैं अनीश कुमार। इरेगुलर सरफेस जो होता है, जो सर इरेगुलर हो रहा है, इसीलिए आप देख पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतनी चकाचौंध हो जाएगी कि आंख पे लाइट इतनी हो जाएगी कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग देख पाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। आगे है, मास तो नहीं होता है रोहित, ग्रेट, अभी आपको बताए, क्वेश्चन का जवाब दिए, मास नहीं होता है लाइट में। चलिए, आलोक आनंद, आपका जो क्वेश्चन है उसमें है कि पानी जो रोड पर दिखता है वहीं से जो रिफ्लेक्शन डेवलप होता है उसके कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक्सीडेंट की घटना हो जाती है, और उसका कारण रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण पानी वाले रोड पर एक्सीडेंट की घटना पाई जाती है। अभी तुम लोग नहीं पूछ सकते, नहीं तो गड़बड़ शुरू हो जाएगा, पूरा कल से क्लास भर जाएगा। इसीलिए इस बात को हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बोलना पड़ गया, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसके देखो। रिजल्ट सुना सकेंगे? हम्म, इस पे आएगा? दीजिए। तो देखिए, तो इस बात को याद रखना है, और आगे हम लोग आते हैं अगले नंबर पर। देखिए, थोड़ी देर में रिजल्ट भी दे सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर का जो क्लास है, हम लोगों को प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। प्लेन मिरर क्या है? अब देखिए, समझिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पहले जो बताए थे, टाइप ऑफ मिरर बताए थे, टाइप ऑफ मिरर में कई टाइप का मिरर बताए थे, लेकिन अब जो है एक एक मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, एक एक मिरर बताएंगे, उसका डायग्राम बताएंगे, उसका यूज बताएंगे, सारा चीज बताएंगे एक एक करके। अब देखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का हिंदी है समतल दर्पण। प्लेन मिरर को हम लोग हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। देखिए भाई, समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर? द मिरर विथ रेगुलर और यहाँ पे जो है और है, और आर है, रेगुलर और फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वह दर्पण, वह दर्पण जिसका सतह, जिसका सतह नियमित नियमित और चिकना, नियमित और चिकना होता है, उसे 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 समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, वह दर्पण जिसका सतह नियमित और चिकना होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। द प्लेन मिरर इज ए मिरर whose surface is purely plane and smooth and it is the plane mirror। इसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। इस तरह से जो फिगर है यहाँ पर, आप डिजिटल फिगर में देखिए, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए कि आप हैं, और आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है। कल क्लास में इस तरह का प्लेन मिरर का इमेज बताए थे। अब आगे देखिए, यहाँ से ये एक प्लेन मिरर है, और इस तरह के प्लेन मिरर को यहाँ पर जो है
सिल्वरिंग किया गया है और इस तरह से इसको सिल्वरिंग करना या इसको पॉलिश करना भी बोलते हैं, इसको पॉलिश किया गया है। जब इस पे लाइट आता है तो ये लाइट जैसे ही इस पर आया, ये लाइट आया और ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, आया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस प्रकार का लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होता है। इसी को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। इट इज़ प्लेन मिरर, इसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। प्लेन मिरर आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं मिरर, वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे लाइट इस तरह से आया, ये रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट किया, ऐसे करके भी आप मिरर बना सकते हैं। इट इज प्लेन मिरर, इसी को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। यही है प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर कहा जाता है। ये प्लेन मिरर है और इस तरह के प्लेन मिरर में गौर करना है, इसका सतह एकदम चिकना होता है और एकदम फ्लैट होता है, ऊबर खाबर नहीं होता है, एकदम समतल होता है और एकदम चिकना सतह होता है, इसी को प्लेन मिरर कहते हैं। अब आगे है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। प्लेन मिरर के बारे में और भी बातें बताएंगे, लेकिन अभी समझना है ऑब्जेक्ट क्या है। ये देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए भाई, 1 घंटे के क्लास में पॉइंट को बताना, फिर उसको समझाना, फिर पॉइंट्स लिखाना नहीं हो पाता है, थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए इसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। देखिए यहाँ पर आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वस्तु। वस्तु हम लोग किसको कहेंगे, वस्तु जो है ये वस्तु, वस्तु क्या है, वस्तु। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ए थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड बट नॉट एलिव, है ना। वह चीज, वह चीज जिसको छुआ जा सकता है ना, उसको अनुभव किया जा सकता है, उसे ही वस्तु कहते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं वह चीज जिसको 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 देखा देखा या छुआ, जिस छुआ जा सकता है, जिसको देखा या छुआ जा सकता है, वह चीज जिसको देखा या छुआ जा सकता है, बट नॉट एलिव, लेकिन 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 उसका उसका देखिए भाई, नॉट एलिव, एलिव का मतलब क्या होता है, ए थिंग दैट कैन बी सीन, जिसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए पंखा है, ये है, जूता है, बाल्टी है, इस सब को देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है अपने आप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब इसको हम लोग जो है सबको बना तो सकते हैं, सबको देख तो सकते हैं, सबको छू भी सकते हैं, बट लेकिन उसका जो है मान मान प्राप्त प्राप्त नहीं होता, है ना। अब गौर कीजिए, तो यहाँ पे मान इसका हम लोग नहीं निकालते, इसको क्या करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसे ही हम लोग वस्तु कहते हैं। ए थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड बट नॉट एलिव। जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑब्जेक्ट होता है, इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग वस्तु 3 प्रकार का हो गया। तो वस्तु उसे कहा गया ए थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड बट नॉट एलिव। वस्तु जो है उसे कहते हैं जिसको छू सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसी को हम लोग वस्तु कहते हैं। वस्तु कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। तो वस्तु जो है 3 प्रकार का होता है, वस्तु 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। नंबर 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1 पॉइंट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 साइज ऑब्जेक्ट, नंबर 3 इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। तो 3 प्रकार का बॉडी होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट एंड इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। 3 प्रकार का वस्तु होता है। अब 3 प्रकार का वस्तु ये कौन कौन सा है, इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए पहला नंबर है नंबर 1 बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु।
देखिए भाई, बिंदु वस्तु क्या हुआ? बिंदु वस्तु उसे कहते हैं, जैसे मान लिए ये कोई दर्पण है और इसके पास इसके पास ये कोई दर्पण है और इसके पास यहाँ पर कोई एक वस्तु है, और इस तरफ जो है यहाँ पर इधर जो है पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया गया है ना, इसको पॉलिश किया गया है। तो यहाँ से ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो मिरर के सामने उसका इमेज बनेगा। अब आगे है नंबर 2 में देख सकते हैं, नंबर 2 में क्या है? यहाँ पर नंबर 2 में है साइज ऑब्जेक्ट, मतलब आकार वस्तु। आकार वस्तु, आकार वस्तु। देखिए भाई, आकार वस्तु, आकार वस्तु हम लोग किसको कहते हैं? आकार वस्तु हम लोग किसको कहते हैं? अब इस बारे में गौर करना है। व्हाट इज, चलिए भाई, आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। देखिए, तो यहाँ पर वस्तु कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का, बिंदु वस्तु, आकार वस्तु। आकार वस्तु किसको कहते हैं? जिसका एक निश्चित आकार होता है। फिगर सबका बनाना पड़ेगा। देखिए, ये हो गया, और यहाँ पर ये एक मिरर का जो फिगर है हम लिए हैं। यहाँ पे एक ही मिरर का कलर लेना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट रहेगा। ये मिरर है, और यहाँ पर जो वस्तु है, अब उसका कुछ आकार है। पहले इस मिरर को यहाँ पे पॉलिश कर दिए, और अब इस वस्तु का जो है कुछ आकार है, ऐसा है, ऐसा इसका इस तरह से आकार है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, वह चीज जिसको देखा या छुआ जा सकता है, लेकिन उसका मान यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन नॉट एलिप का मतलब ये हुआ, वह लेकिन वह लेकिन वह जिंदा लेकिन वह जिंदा नहीं होता है, लेकिन वह जिंदा नहीं होता है। देखिए भाई, तो वह चीज जिसको देखा या छुआ जा सकता है, लेकिन वह जिंदा नहीं होता है। तो ये सब जो है क्या है? कोई जिंदा है? इसमें कोई जिंदा नहीं है। इसको देख तो सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, लेकिन ये जिंदा नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसा कैसा वस्तु हो सकता है? बिंदु वस्तु। यहाँ पे कैसा हो सकता है? आकार वस्तु। तो ये हो गया साइज ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये साइज ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे एक और है जिसका नाम क्या है? इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। एक और है जिसका नाम क्या है? इनफिनाइट ऑब्जेक्ट। यह है इनफिनाइट, तो वहाँ लिखा हुआ है ही, इसका मतलब हुआ अनंत वस्तु। ये क्या हुआ? अनंत। समय जब हो जाता है थोड़ा सा, देखिए, ये हो गया अनंत वस्तु। ये हो गया अनंत वस्तु। अनंत वस्तु मतलब क्या? वस्तु अब बहुत दूर है, तो वस्तु जो है बहुत दूर है। तो यहाँ पर वस्तु जो है अब बहुत दूर है। तो जब वस्तु बहुत दूर है, ऐसे कंडीशन में गौर करना है, इस पर लाइट जो है कैसे आएगा? अब ये लाइट बिल्कुल इस पर पैरेलल आएगा। ये लाइट कैसे आएगा? इस पर पैरेलल आएगा। तो बॉडी अब कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी, इन्फिनाइट पर बड़ी है। बड़ी एट इन्फिनाइट, बड़ी इन्फिनाइट पर है। इस प्रकार की स्थिति में लाइट कैसे आता है? पैरेलल आता है। तो यहाँ पे लाइट कैसे आएगा? पैरेलल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम आपको बताना शुरू करें इस स्थिति में, तो बड़ी जहाँ जो है वो इन्फिनिटी पर है, और यहाँ से लाइट जो है आ रहा है बिल्कुल पैरेलल। ये बड़ी आपका कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। और इसको क्या कहेंगे? इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे? साइज ऑब्जेक्ट। और इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो 3 प्रकार का हो गया। यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बडी का जो टाइप है वो 3 प्रकार का हो गया। तो बडी उसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होता है। उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? बडी बोलते हैं। तो बडी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। क्लियर है सबका? तो बडी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। अब आगे इसमें होगा इमेज। इमेज के बारे में भी समय तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, सवा सवा 10 बज गया है। चलिए देखिए इमेज बता देते हैं, या इमेज ऐसा करते हैं, इमेज बता देते हैं उसके बाद फिर, लेकिन समय बहुत बढ़ जाएगा। हम्म, चलिए यहाँ से जो है बड़ी तक की आज हम लोग रुक रहे हैं, बाकी जो है अगले दिन बताएंगे। और कल सुबह जो है आपको रिजल्ट देंगे। कल सुबह जो क्लास 10 बजे होगा उसमें रिजल्ट देंगे। थैंक यू। आज बस इतना ही, इसको पूरा कर लीजिए कॉपी में, और फिर अगले दिन कल आपको और आगे चीज़ बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।